आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको लेंस मेकर्स फार्मूला भी बोलते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस का अर्थ यह होता है कि लेंस की जो मोटाई है वो लेंस की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है। तो मोटाई को हम क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। पतले लेंस का सेंस यही होता है। तो हमारे पास ऐसे एक लेंस है, उत्तल लेंस ऐसे है, और इसका यह मुख्य अक्ष है। यह उत्तल लेंस दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना है। देखिए ऐसे दो वक्र पृष्ठों से। इसका अगर एक पहला पृष्ठ देखें तो इसका ध्रुव या पोल यहाँ P1 बोलेंगे, और इसके ध्रुव या पोल को क्या बोलेंगे? P2 बोलेंगे। इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई इसके दोनों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत ही कम है। ये जो पृष्ठ है P1 और P2, इसकी जो मोटाई है बीच में, ये जो देख रहे हैं, इनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत ही कम है। अब इसको ध्यान देना है, इसका फार्मूला कैसे निकलेगा। यह जो लेंस बना होता है वो कांच का बना होता है, और वायु दोनों ओर एयर है। लेंस के दोनों साइड में क्या है? एयर है। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वह क्या मानेंगे? एन मानेंगे। तो अब ध्यान देना है आपको, फिगर जो बना रहे हैं कैसे बनेगा। इसके मुख्य अक्ष पर ऐसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऐसे ओ रखी गई है, ओ। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है आपको बताया गया है। कम से कम दो रे आपस में रिफ्रैक्ट होकर के, यानी अपवर्तन के बाद कम से कम दो रे को आपस में मिलना चाहिए। तो एक रे चल रही है ऐसे मुख्य अक्ष के बिल्कुल पैरेलल, और ऐसे निकल गई, मुख्य अक्ष के पैरेलल चली। और एक रे जो है ऐसे चल रही है, यहां से इस वस्तु से होकर के चल रही है, ऐसे ऐसे चल। अब ये रे जब जाएगी एयर से इस ग्लास के अंदर। अब एक चीज़ और जानिए आप, यहाँ पर अगर पॉइंट ए कर दें और यहाँ पर पॉइंट बी कर दें, तो पृष्ठ ए P1 भी है, ये वक्र पृष्ठ ए P1 भी केवल एक ही पृष्ठ है, बाकी अभी यह पृष्ठ नहीं है। इस पृष्ठ को समझिए कि ये अभी पृष्ठ ए P2 भी नहीं है, और ये पूरा पूरा ऐसे कांच बना हुआ है। इसे इधर कांच है, ऐसे इसका एक किसी कांच के गोले से मिलकर के बना होगा। तो इस तरह से पहले पृष्ठ का ये क्या है? ये गोला है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हमें एक लंब चाहिए, क्योंकि लंब ही बताएगा कि अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र है C1, ऐसे इसका केंद्र मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? C1 है। पहले पृष्ठ का केंद्र यहाँ पर C1 है। अगर C1 से इस पॉइंट को मिला दें ऐसे, तो यह इस पर क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये ऐसे ये लंब कहलाएगा। ये लंब हो गया। अब इसको तो जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अब ये रे जो है झुक करके यहाँ पे चली गई, अपवर्तित हो गई, और यहाँ पर ऐसे चली गई। अब यहाँ पर दो रे काटी, एक अपवर्तित किरण इधर से आई, एक इधर से आई, और ओ का प्रतिबिंब बन गया आई डैश पर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? आई डैश पर। लेकिन हमारे पास एक पृष्ठ और है। अब दूसरे पृष्ठ को लाके जब जोड़ेंगे, जब दूसरा पृष्ठ जब आ जाएगा यहाँ पर, तब आई डैश का प्रतिबिंब यहाँ पर, यह आई डैश क्या होगा? इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी। अब देखिए यहाँ पर, अब इस जब ये रे जब दूसरी पृष्ठ जब आ गई, तो यह जो अपवर्तित किरण ऐसे जो निकल रही है, यह सीधे सीधे ऐसे जा रही है। अब यह इतना कांच में चलेगी, अब फिर वो आई में जाएगी। तो यहाँ पर भी ये क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो उसके लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए सेंटर इधर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है C2, तो C2 से इसको जब मिलाएंगे तो ये कहलाएगा इस पर अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, ऐसे अभिलंब। अब ये क्या करेगा? जब ध्यान देना है आपको, जब
कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से क्या हटता है, दूर हटता है। तो ए रे जो जा रही थी डॉटेड लाइन से, अब ए रे जो है ऐसे आ गई, इस डायरेक्शन में ऐसे आ गई, फाइनली ऐसे आ गई। यानी आई डैश का प्रतिबिंब कहां बन गया, आई पर बन गया, ऐसे आई पे बन गया। फिर देखिए एक बार और, ओ पे एक वस्तु रखी है, ओ का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से कहां बनता है, आई डैश पर बनता है। अब दूसरा पृष्ठ क्या करता है, आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है। अगर इस जो P1 हमारा है, इस P1 से और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को अगर हम U मान लें, ऐसे U, और पहले पृष्ठ से आई डैश की दूरी को, ऐसे आई डैश की दूरी को हम V डैश मान लें। दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी को V मान लें, ऐसे भी। ध्यान देना है, दो पृष्ठ हैं। पहला जो पृष्ठ है वह O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है, दूसरा पृष्ठ है आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है। यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु आई डैश है और प्रतिबिंब आई है, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O है, अब दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब आई डैश है। तो इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, ये लेंस हमारे पास जो है लिख देते हैं, माना एक उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। दो वक्रता त्रिज्याएं इसकी R1 और R2 हैं। वायु में रखा है, वायु में रखा गया है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ AP1B द्वारा आई डैश पर बनता है। अतः पृष्ठ AP1B पर अपवर्तन के सूत्र से गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताया गया है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। n प्रकाश की किरण, पहले पृष्ठ में प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। तो वायु से कांच में जाती है तो n की जगह पर लिखेंगे Ang। वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो n की जगह पर लिखेंगे इसे Ang/v। तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी मानी गई है, V डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे V डैश n/v माइनस 1/u, वस्तु की दूरी है u, बराबर n माइनस 1 यानी Ang-1 अपान पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है तो लिख दिया R1, समीकरण नंबर 1। पहले पृष्ठ का काम हो गया। पहला पृष्ठ O पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है तो n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r का फार्मूला हमने इसमें क्या किया, लगा दिया। अब चलते हैं दूसरे पृष्ठ पर। दूसरा पृष्ठ है AP2B। अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, आई डैश वस्तु का काम करेगा और आई प्रतिबिंब का काम करेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ AP2B
के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। अतः द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से द्वितीय पृष्ठ पर लगाएंगे यन अपान भी। यन का मतलब द्वितीय पृष्ठ में प्रकाश की जो रे होगी, ये रे अब ये कांच से कहाँ जाएगी? वायु में। जब वायु से कांच में आई तो लिखा हमने ए एन जी, और जब कांच से वायु में जाएगी तो लिखेंगे जी एन ए, जी एन ए अपान एन अपान भी। ये हमारा भी है प्रतिबिंब, तो एन अपान भी माइनस 1 अपान यू की जगह पर लिखेंगे भी डैश इज इक्वल टू जी एन ए माइनस 1 अपान, इसकी वक्रता त्रिज्या है R2। अब देखिए आपको बताया गया है ए एन जी बराबर 1/GNA, या GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG। तो इस ANG को लिख सकते हैं 1/GNA को 1/ANG, तो इसको लिख दे रहे हैं 1 अपान ANG भी माइनस 1 अपान भी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ANG माइनस 1 अपान R2। इसी चीज़ को अब और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 1 अपान ANG भी माइनस 1 अपान भी डैश इज इक्वल टू ANG का माइनस में 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस ANG अपान ANG R2। ऐसे ऊपर नीचे हम ANG का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अंश और हर में दोनों ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर लिखा हमने ANG अपान ANG भी माइनस ANG अपान भी डैश, यहाँ भी गुणा किया ANG 1 माइनस ANG अपान ANG इंटू R2। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे कितने का गुणा किया, ANG का गुणा किया। तो ANG से ANG कैंसिल, ANG से ANG कैंसिल, तो बचा कितना 1 अपान भी माइनस 1 अपान भी डैश, 1 नहीं ANG अपान भी डैश इज इक्वल टू, इसमें से हमने क्या किया 1 माइनस ANG अपान R2, इसको कर दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए यह है ANG अपान भी डैश माइनस 1 अपान यू, उसको जोड़ेंगे प्लस 1 अपान भी माइनस ANG अपान भी डैश इज इक्वल टू, इधर है ANG माइनस 1 अपान R1, अब प्लस इधर है 1 माइनस ANG अपान R2। तो देखिए ANG अपान भी डैश ANG अपान भी डैश क्या होगा, कैंसिल्ड, तो बचेगा ये 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपान R1। इसमें से निगेटिव कॉमन ले लें तो यह भी हो जाएगा ANG माइनस 1 अपान R2, या यह हो गया 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर, दोनों में कॉमन है ANG माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ANG है, इसको लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष ग्लास के अपवर्तनांक को केवल n लिखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं
1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान देने वाली बात है, जब वस्तु अनंत पर होती है यानी u बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। तो लिख सकते हैं यहां पर, जब वस्तु u बराबर इन्फिनिटी पर रखी हो तो प्रतिबिंब v इक्वल टू फोकस दूरी f पर बनता है। तो v के जगह पर लिखेंगे 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। या ये फार्मूला हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/infinity का मान 0 होता है, तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहते हैं या लेंस के निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ये फार्मूला उस समय यूज होता है जब लेंस के दोनों ओर क्या हो, वाई मैंने सेम मीडियम हो, वाई हो या क्या हो, सेम मीडियम हो। जो मीडियम इधर है वही मीडियम इधर है। तो 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 लेंस की क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं, और n क्या है, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है। ध्यान रखना है, n वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है, और f है लेंस की फोकस दूरी है। 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। उत्तल लेंस के लिए देखिए, उत्तल लेंस के लिए ऐसे उत्तल लेंस है तो इसका गोला इधर बनेगा और इसका गोला इधर बनेगा। तो पहला वाला है, इसका गोला इधर बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी यानी +r1, और इसकी दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी यानी -r2। तो इस फार्मूला में 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 पॉजिटिव है, तो r1 पॉजिटिव रहेगा, और -1/r2 निगेटिव है तो -r2 रहेगा। तो उत्तल लेंस के लिए फार्मूला 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर मान लीजिए अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए ऐसी अवतल लेंस है, इसका गोला इधर बनेगा और इसका गोला इधर बनेगा। तो देखिए इधर जो है पहला पृष्ठ है r1, तो r1 जो है -r1 हो जाएगा, इधर r2 है तो ये क्या हो जाएगा, +r2 हो जाएगा। इधर दूरी पॉजिटिव, इधर दूरी ये मूल बिंदु है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तब ये फार्मूला 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 निगेटिव है तो -r1, -1/r2 पॉजिटिव है तो लिखेंगे r2। तो 1/f इक्वल टू n-1 -1/r1 -1/r2। नेगेटिव को बाहर कर देंगे तो 1/f इक्वल टू -n-1 1/r1 प्लस 1/r2, यानी फोकस दूरी क्या आ गई, ऋणात्मक। तो लिख सकते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान देना है, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये चीज़ ध्यान देंगे
किसको R1 प्लस रहेगा, कौन सा R2 माइनस होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।